नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर उत्तराखंड का जिक्र करेंगे और इस वक्त की ताजा जानकारी आपको बुलेटिन में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार चुनावी मोड में इस वक्त सरकार है और परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश लगातार उत्तराखंड की सरकार कर रही है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का जब हम जिक्र करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं और चुनावी मोड में उत्तराखंड की धामी सरकार इस वक्त, और आपको ताजा जानकारी दे देते हैं, 8 IAS समेत 43 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास इस वक्त उत्तराखंड की सरकार कर रही है। साथ ही साथ एक बार फिर से नौकरशाही में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि बदलाव किया गया था और ये कहा जा रहा था कि पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि 8 IAS समेत 43 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ था। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रशासकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया हो, पहले भी ये किया जा चुका है। कितना असर हम देखेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है और उससे पहले बड़े बदलाव इस वक्त CM की तरफ से किए जा रहे हैं। धीरेन्द्र, मंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो प्रशासनिक अमला है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उससे बेहतर तरीके से और उनका 100% वो काम ले सके, जिसके चलते आप देख रहे होंगे कि लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों के कामों का सुपरविजन कर रहे हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कौन अधिकारी किस काम के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, इस बात का इनपुट वो जगह जगह से एकत्र कर रहे हैं और उसके आधार पर फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने IAS अधिकारियों में बड़ी संख्या में तबादले किए, उनको नई नई जिम्मेदारियां दी। उसके बाद कुछ IPS अधिकारियों के भी उन्होंने तबादले किए। उसके बाद PCS अधिकारियों की मैक्सिमम आप देखिए 8 IAS समेत कुल 43 जो संख्या है उसमें मैक्सिमम PCS 32 से अधिक PCS हैं। तो इन सबको उनके क्षमता के अनुसार उनका जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए नई जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए यह साल चुनावी है, चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है और चुनाव के पहले तमाम उनके जो लक्ष्य हैं, जो एजेंडा उनका था, जो मैनिफेस्टो उनका था, उसको धरातल पे उतारने की एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने है। उसी के चलते जो प्रशासनिक फेरबदल बहुत जल्दी कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में कर रहे हैं। इसका वैसे तो हर्ष देखे एक बड़ा सकारात्मक संदेश अधिकारियों में भी है कि अब मुख्यमंत्री जब लगातार इस तरह की चीजों को गंभीरता से ले रहे हैं तो उनके कामों में भी काफी गंभीरता देखी जा रही है। दूसरा, आप लगातार मुख्यमंत्री को सुन रहे होंगे, मुख्यमंत्री एक बात हर मंच पे कहते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या जिसका निस्तारण जिले के स्तर पे हो सकता है वह राजधानी के स्तर पे या मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर पे नहीं आनी चाहिए। कल भी वो चंपावत में थे और लाइव से उसके बाद देहरादून से जब लाइव हुए तो उन्होंने यही कहा कि कोई ऐसी समस्या जिसका निस्तारण जिले में DM, SP, SSP कर सकते हैं वो राजधानी में नहीं आनी चाहिए, मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा जो प्रशासनिक अमला है पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपना काम करे और जो उनकी जरूरतें होगी वो फंडिंग से संबंधित उसको पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। यार ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र, क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? क्योंकि हम देखते थे कि हाँ, केंद्र की तरफ से पैसा आता है और राज्य सरकार उसे लागू भी करती है, देती भी है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर पहुंच नहीं पाता, या यूं कहिए कि सीधा सीधा घरों तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। अब प्रशासनिक फेरबदल का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी साहब ये कह रहे हैं कि हाँ, हम सीधे से जनता तक लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत यही है जो CM साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं, या हकीकत कुछ और भी है? देखिए, हर किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो एक ऐसा बिगड़ैल घोड़ा होती है जिसका घुड़सवार अगर सिद्धहस्त नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है सवारी करने में, तो उसे उठाकर पटक देती है। तो इस बात को जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने लगातार जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ये संदेश दिया है कि सकारात्मक जनहित के लिए मुख्यमंत्री बेहद सकारात्मक है, लेकिन अगर उसमें कहीं कोई समझौता प्रशासनिक अमले के स्तर पे होता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो फैसले लेंगे, जो घोषणा करेंगे, वह सिर्फ घोषणा नहीं होगी बल्कि वह मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया फैसला होगी और उसको एक
निर्धारित समय में जमीन पे उतारना होगा। इस बात को लगातार मुख्यमंत्री बताते रहे हैं और इसका एक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जैसे मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही कहा कि हम सबसे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देंगे, यानी सरकारी भर्तियां करेंगे और उन्हें स्वरोजगार की ओर उन्मुख करेंगे। इन दोनों स्तरों पे, दोनों दिशाओं में प्रशासनिक अमले ने काफी तेजी दिखाई है और भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो हम हर अभी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो संदेश है वो प्रशासनिक अमले में एक सकारात्मक तौर पे लिया जा रहा है। चलिए ठीक है, सकारात्मक चीजें ज्यादातर देखने को मिलेगी, उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल ब्यूरो चीफ जिस तरीके से बता रहे थे कि सकारात्मक पहलू आप इसे समझिए, खैर ये तो आगे आने वाला वक्त भी बता पाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कांग्रेस की भी, क्योंकि अगर बात हम कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड के अंदर निकाल रही है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। 3 सितंबर से प्रदेश में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस, खटीमा से शुरू होगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। साथ ही साथ 6 सितंबर को रुद्रपुर में होगा परिवर्तन यात्रा का समापन। इस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है और तारीख भी तय कर दी गई है। 3 सितंबर का वक्त रखा गया है जब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी हर एक राज्य के अंदर इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन अगर बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस की कहा जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा निकालने की कोशिश करेगी और जन जन तक ये बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी ने जनता का भला दरअसल नहीं किया। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। और 6 सितंबर का भी वक्त होगा जब रुद्रपुर में खासकर परिवर्तन यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। विशाखा हमारे साथ जुड़ रही हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बुलेटिन में जुड़ने के लिए। ये कहा जा रहा है कि शुरुआत हो रही है परिवर्तन यात्रा की और हर एक राज्य के अंदर जिस तरीके से बीजेपी का हम देख रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा, यानी खासकर ये कहा जा रहा है कि आशीर्वाद दिया जाए बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस को हम देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर खासकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं देवेंद्र यादव की है, प्रीतम सिंह की है, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या लगता है आपको, जो परिवर्तन यात्रा का नाम दिया गया है, आगे आने वाले समय में वाकई उत्तराखंड में परिवर्तन देखने को मिलेगा, खासकर कांग्रेस के लिहाज से? जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा नाम रखा गया है, तो वही जो संदेश है, वही जो अपनी स्ट्रैटेजी है कांग्रेस जनता तक लेकर जा रही है। और परिवर्तन राज्य में राज्य की जनता के अकॉर्डिंग कह रही है कि राज्य में परिवर्तन की फिलहाल मांग है। उसी को लेकर जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, और आप देखिए किस तरीके से जो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्हीं को निशाने पर रखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति की जो शुरुआत होती है, क्योंकि खटीमा से जिस तरीके से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी, और खटीमा पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है, उनकी गृह विधानसभा है, तो किस तरीके से फिलहाल कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूरी तरह से घेरने की फिलहाल पूरी तैयारी में है। और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, और चुनाव समिति के जो अध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, ये तीनों दिग्गज नेता इस परिवर्तन यात्रा का मुख्य चेहरा होंगे। और जो बात फिलहाल कांग्रेस को लेकर तमाम जनता के बीच चल रही है कि कांग्रेस अभी भी एकजुट नहीं हो पाई है और हरीश रावत का खेमा अलग है और अन्य जो नेता है उनका खेमा अलग है, उसको साधने की भी पूरी कोशिश इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा की जाएगी। और तमाम जो नेता हैं उनका कहना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि कांग्रेस का एक दिग्गज चेहरा जो उत्तराखंड में कहे जाते हैं हरीश रावत, उनके नेतृत्व में यह परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा से शुरू होकर रुद्रपुर तक यह परिवर्तन यात्रा चलेगी। हालांकि जो उसकी तिथि पहले वो 23 अगस्त से रखी गई थी, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा सत्र शुरू होना है 23 अगस्त से, तो उसको देखते हुए जो तारीख है वो आगे बढ़ाई गई है और 3 सितंबर से कांग्रेस राज्य में परिवर्तन यात्रा को अपनी शुरू करने वाली। ठीक है विशाखा, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह, हमने कम ही अक्सर देखा है कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत की तस्वीर एक साथ नजर आती हो, लेकिन परिवर्तन यात्रा का जिक्र करेंगे तो क्या वाकई वो तस्वीर सामने आ पाएगी? जो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर कलह है, अब वो दूर हो चुका है और कांग्रेस के भी उत्तराखंड में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए तमाम जो
चीजें हैं, परिवर्तन यात्रा है, वो ये शुरू ही इसीलिए की जा रही है क्योंकि अभी भी जनता के बीच यह संदेश आए दिन जो बयान है कांग्रेस नेताओं के, चाहे वो हरीश रावत के बयान रहे हो या नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बयान रहे हो, और क्योंकि दोनों की सहमति आज तक जितने भी मुद्दे कांग्रेस के रहे हैं उसमें एक नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं हरीश रावत को जो आलाकमान है कांग्रेस की वो दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि हरीश रावत की जो वफादारी है कांग्रेस के प्रति वो बहुत ही जनता के बीच उस वफादारी के किस्से हैं, और उसको लेकर तमाम जो आलाकमान है, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी है या फिर सोनिया गांधी है, इन सभी को लेकर फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड की कमान हरीश रावत को सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य दिग्गज नेता हैं वो इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं, और तमाम जो चीजें फिलहाल देखने को मिल रही है यह उसी का नतीजा है। लेकिन चुनाव समिति का अध्यक्ष होने के नाते फिलहाल हरीश रावत के हाथ में पूरी चुनाव की जो कमान है वो रहेगी, और उसको तमाम जो नेता है उसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, आलाकमान के जो ऑर्डर्स है उनको मानना पड़ेगा। उसको देखते हुए राज्य में कांग्रेस फिलहाल एकजुटता का संदेश उत्तराखंड की जनता के बीच जरूर लेकर जाएगी, और उसी को लेकर तमाम दिग्गज नेता एक साथ दिखाई भी देंगे, और हो सकता है ऐसी तस्वीर, ऐसे बयान हमारे सामने आए जिस पर फिलहाल कांग्रेस के जो दो खेमे हैं वो एक साथ आ पाए। और क्योंकि चुनाव से ठीक पहले राज्य में परिवर्तन की लहर को एक तरीके से शुरू करने के लिए कांग्रेस या परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है, तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं कि लोकायुक्त बिल जिसको ठीक है, अब देखने वाली बात होगी शाखा, क्या वाकई जो कांग्रेस में हम देख रहे थे कलह है वो दूर हो गई है या नहीं, एक परिवर्तन यात्रा में भी एक तस्वीर सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे रक्षाबंधन को लेकर, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड की सरकार ने तोहफा देने का काम दरअसल किया है, और वो आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्करों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सरकार है, और आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने 1,000 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की है। करीब 43,000 आंगनबाड़ी और आशाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सम्मान राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सम्मान राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस तरीके से आशा कार्यकर्ता, आशा वर्कर नाराज चल रही थी सरकार से, और हम प्रदर्शन लगातार उनका देख रहे थे। खैर, इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के अवसर पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को तोहफा देने का काम उत्तराखंड की सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि रक्षाबंधन बेहद नजदीक है और रक्षाबंधन पर आशा वर्करों को तोहफा देने का काम उत्तराखंड की सरकार कर रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो नाराजगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों में थी उनको दूर करने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है। खैर, अब ये वक्त बता पाएगा कि क्या वाकई उनकी नाराजगी दूर हो पाएगी या नहीं, लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की सरकार इस वक्त बड़े ऐलान कर रही है ताकि जनता को बताया जा सके कि किस तरीके से काम उत्तराखंड की सरकार इस वक्त कर रही है। और आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं कि कैसी परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि आशा वर्करों के लिए जो ऐलान किया गया है, और ये कहा गया है कि 1,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी, वो रक्षाबंधन पर मिलेगी, और कार्यक्रम भी रखा जाएगा। इसको लेकर खासकर फिलहाल सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 1,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी, और करीब 43,000 आंगनबाड़ी और आशाओं कार्यकर्ताओं को, यानी आशा जो कार्यकर्ता हैं उनको लाभ मिलेगा। जो जानकारी हम आप तक पहुंचाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। धनराज इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज, आंगनवाड़ी वर्कर्स काफी नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि आशा वर्कर का जिक्र करें तो 2 से 3 दिन पहले हमें तस्वीर भी नजर आई थी, लेकिन अब क्या वाकई नाराजगी दूर करने के लिए फैसला लिया गया है? ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन पर यह तोहफा दिया जाएगा और सम्मान राशि के रूप में 1,000 रुपए दिए जाएंगे।
जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से आशा कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है वो काफी नाराज उत्तराखंड सरकार से चल रही थी। उनकी मांगों को लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये ऐलान किया है कि रक्षाबंधन पर 1,000 रुपए उनको सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या उनकी नाराजगी दूर हो पाती है या नहीं, क्योंकि उनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं मानदेय को लेकर उनकी मांग लगातार चलती आ रही है। और जो रक्षाबंधन पर 1,000 रुपए देने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम घोषणाएं वो लगातार कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता के लिए, तो इसको कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं उससे में वोटरों को साधने के लिए भी इन योजना को जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि चुनाव है और चुनाव से पहले जब ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं तो क्या वाकई लगेगा कि अब आशा वर्कर जो नाराज चल रही थी अब वो नाराज नहीं रहेंगी, सड़कों पर नहीं उतरा जाएगा? क्योंकि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में भी कहा गया कि उन पर विशेषकर बातचीत हुई है, तो क्या अब हम देखेंगे कि सड़कों पर नजर नहीं आएंगी आशा कार्यकर्ता और नाराजगी पूरी तरीके से दूर हो गई है? जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से ये नाराजगी दूर करने के लिए एक सम्मान राशि के रूप में कार्यकर्ताओं को जो 1,000 रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं, अब ये यदि आशा कार्यकर्ताओं की बात करें या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सम्मान राशि जरूर दी है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान राशि उनको मिली है। लेकिन खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा जो मानदेय का परिस्थितियां बदली हैं खासकर आशा कार्यकर्ताओं को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धनराज। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और फटाफट से कोरोना के मामलों से भी आपको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो मामले बेहद कम आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बताया जा रहा है कि दिसंबर तक हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि 24 घंटे में 31 सिर्फ कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और 1,19,000 लोगों को कोरोना टीका लगा है। पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 330 रह गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है और ये कहा जा रहा है कि उसको लगभग दिसंबर में जो टारगेट रखा गया है दिसंबर तक, अब उसे पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है कोरोना से और ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 330 रह गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब सब व्यक्ति यानी खासकर पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो पहाड़ी इलाकों के लोग खासकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम पहाड़ी इलाकों तक पहुंची है और फिर कोरोना का जब हम जिक्र करते हैं क्योंकि कोरोना का कारगर इस वक्त वैक्सीन ही है और वैक्सीन लगवाई जा रही है पहाड़ी इलाकों में भी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है और खासकर जो दिक्कतें लोगों को आ रही थी अब वो नहीं हो रही है, खासकर वैक्सीन को लेकर। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, खासकर उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अब लगभग ये कहा जा रहा है कि पूरा जो टारगेट दिसंबर तक रखा गया है वो पूरा हो जाएगा। और सीएम भी ये जानकारी पिछले दिनों दे रहे थे कि राज्य के अंदर सभी लोगों को वैक्सीन लगवा दी जाएगी और वैक्सीन इस वक्त भी लग रही है जब हम आपको खबर बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी लगातार प्रक्रिया जारी है। संचित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या परिस्थितियां हैं खासकर वैक्सीनेशन को लेकर और क्या दिसंबर तक जो टारगेट रखा गया है सभी को वैक्सीन लगवा दी जाएगी, वाकई ऐसा हो सकेगा? देखिए हर्ष, मैं आपको बता दूं कि बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से कर रहा है। जिस तरीके का उत्तराखंड सरकार ने जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है उसको दिसंबर तक पूरा करने का जो सरकार का लक्ष्य है उसमें जिस तरीके से सरकार कार्य करे तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि दिसंबर तक जो सरकार का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। देखिए जो 662 वैक्सीनेशन केंद्र जो उत्तराखंड के अंदर बनाए गए हैं उसमें प्रतिदिन की अगर बात करें तो करीब 1 लाख लोगों से ऊपर टीकाकरण लोगों को किया जा रहा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता से वैक्सीनेशन के कार्य को ले रही है। और बात अगर केंद्र सरकार की करें
तो केंद्र सरकार भी किस तरीके से वैक्सीनेशन को उत्तराखंड के अंदर पूरा कराने के लिए जो उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है उसमें भी कोई कोताही ना हो, उसके लिए वैक्सीन है उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे फटाफट से मौसम का हाल भी उत्तराखंड के अंदर आपको बता देते हैं किस तरीके का है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भारी बारिश का सामना उत्तराखंड वासियों को करना पड़ सकता है। और मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कहते हैं वो फटाफट से आपको बताते हैं। हालांकि 72 घंटे ये कहा जा रहा है कि 72 घंटे उत्तराखंड में काफी अहम हो सकते हैं और 72 घंटों में खासकर पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी से पहाड़ी इलाकों तक के लिए कहा जा रहा है कि भारी बारिश होगी और 72 घंटों के लिए खासकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। जो इस वक्त की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में गिर सकती है बिजली। इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में बिजली गिर सकती है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 72 घंटे काफी अहम हो सकते हैं। कुछ दिनों हमने देखा कि भारी बारिश का सिलसिला थोड़ा सा थमा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अपील दरअसल हुई है कि उन पहाड़ी इलाकों का रुख ना किया जाए जहां पर पहाड़ दरक रहे हैं और कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए ये कहा गया है कि सजगता लगातार बरकरार रहे और अपील भी प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं की जा रही है। जो इस वक्त की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात खासकर उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है तो कैसे बने हुए हैं। हालांकि 72 घंटे काफी अहम है, तो आपको भी अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की करें, हिमाचल की करें या फिर बात हम उत्तराखंड की करें तो लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं और अगले 72 घंटे तक पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का जिक्र करें तो मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं और हालात खराब हो सकते हैं और उसी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि 72 घंटे ये कहा जा रहा है कि काफी अहम है और 72 घंटों में लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी, खासकर मौसम के लिहाज से। और जो आपको जानकारी हम इस वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं उसको दरअसल आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मौसम विभाग ये कहता है कि आकाशीय बिजली कहीं ना कहीं गिर सकती है। तो चलिए अब आपको हरियाणा से एक जानकारी देते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। हरियाणा के सीएम से मुलाकात करने पहुंचे हैं और आपको जानकारी इस वक्त की हम बड़ी दे दें कि ये तस्वीरें आप देखिएगा, क्योंकि जब हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो नीरज चोपड़ा आपको बखूबी नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ आपको हरियाणा के सीएम की तस्वीर भी नजर आ रही होगी, क्योंकि हरियाणा के सीएम से मुलाकात की गई है और तमाम बातें हरियाणा के सीएम ने की है। क्योंकि किसी कारणवश जब हमने देखा था कि पिछले बार प्रोग्राम हुआ तो हरियाणा के सीएम नहीं पहुंच पाए। हालांकि अब विशेषकर नीरज चोपड़ा से मुलाकात हरियाणा के सीएम की तरफ से की गई है और उनका हौसला भी बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जो हम हरियाणा के सीएम की तस्वीर देख रहे थे तो कई ऐलान भी किए गए थे। साथ ही साथ ये कहा गया था कि खिलाड़ियों के लिए तमाम संसाधन हरियाणा के अंदर उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि क्या इस वक्त की स्थिति है। नीरज चोपड़ा की मुलाकात हरियाणा के सीएम से हो चुकी है।
स्वर्ण पुत्र भी 48वें स्थान पर है। हालांकि ये स्थान भी हमको राष्ट्र गौरव, राष्ट्र के चलिए फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए गुलिस्तान।